नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है काश मैं बेटा होती। चूल्हे में कोयले की अंगीठी पर माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा की बयार बह रही थी। ऐसे में चारों भाई बहन चूल्हे के पास ही खाने को बैठ गए। माँ रोटियां सेक सबकी थाली में गर्मा गर्म परोसे जा रही थी कि तभी बड़े भैया बोले, अम्मा आज से मुझे 2 रोटियां ज़्यादा देना, मुझे रात में भूख लग जाती है। देख माधव, तू भले ही 2 रोटी ज़्यादा खा लिया कर, पर तुझे दूध तो पीना ही पड़ेगा। आखिर आगे चलकर और ज़्यादा पढ़ाई जो करनी है, इंजीनियर बनना है तुझे। इंजीनियर, माँ ने माधव को समझाते हुए थाली में 2 रोटियां ज़्यादा परोस ली। 3 बहनों में से सबसे बड़ा भाई माधव माँ की आंखों का तारा है। दोनों को बहुत आस है माधव से कि पढ़ लिख कर इंजीनियर जरूर बनेगा। वहीं एक और लड़के की चाहत में 3 बेटियां माधव से छोटी हैं। तीनों बेटियों में कमाल की बनती है, तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। और तो और अगर भैया की कोई कुछ बोल दे तो तीनों उसकी जान खा जाती हैं। अम्मा मुझे भी दूध देना, मुझे भी खूब पढ़कर भैया जैसे ही इंजीनियर बनना है। माँ की बातें सुन सबसे छोटी बेटी नेहा बोली, अरे पागल, इंजीनियर लड़के बने हैं, लड़की थोड़ी। दोनों बहनें जो उससे बड़ी थी बोलते हुए हंस पड़ी। चुप करो, तुम दोनों जब देखो उसे सताती रहती हो। कोई नहीं नेहा, तू इंजीनियर नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तेरा ब्याह हम किसी इंजीनियर से करवा देंगे। कहती हुई माँ भी मुस्कुरा उठी। पर नेहा को बड़ा अजीब लगा कि जब भैया पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। क्या लड़की है इंजीनियर नहीं बन सकती, या फिर कोई और कारण? क्योंकि कक्षा में वो गणित में अच्छे नंबर लाती है और विषयों में भी उसकी अच्छी पकड़ है, फिर इंजीनियर काहे नहीं बन सकती। 2 दिन से नेहा के मन में यही सवाल हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। कक्षा में भी पढ़ने बैठी तब भी यही सोच रही थी। खेलने कूदने में भी मन नहीं लग रहा था। चुपचाप कोने में बैठी सहपाठी लड़कियों को देखते हुए देख रही थी। नेहा ख्यालों में गुम ही थी। तभी पीछे से संजय ने पुकारा, ओ नेहा, बड़ी होशियार बनती है, जरा जरा एक बार कबड्डी खेल में हम लड़कों को हरा कर तो दिखा। संजय बोल ही रहा था कि तभी नेहा की सहेली वंदना पास आकर बोली, नेहा आज तुझे जीतने के लिए जी जान लगा देनी है। लड़कों से शर्त लगी है, जो लड़कियां जीती तो आज के बाद वो हमें कबड्डी मैदान में खेलने देंगे, कभी परेशान भी नहीं करेंगे। नेहा की संजय से कभी नहीं बनती। वह अक्सर ही नेहा को यह कहे चिढ़ाया करती कि तू लड़की है, चुपचाप पढ़ाई कर और घर जा, यूं लड़कों की तरह खेल कूद मत किया कर। उसकी बातें सुन नेहा को बहुत उलझन होती थी। वंदना की सुन नेहा तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने कपड़े पर लगी धूल झाड़ी और कबड्डी की मैदान की ओर होली। चल, आज इन लड़कों को मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम नेहा नहीं। नेहा जोश से भरी हुई थी। खेल शुरू हुआ। एक तरफ लड़के तो दूसरी तरफ लड़कियां। लड़के अपने गुमान में थे, लड़कियों को हराना बाएं हाथ का खेल समझ रहे थे। लेकिन नेहा ने भी कमर कस ली थी कि आज आर या पार करके रहेगी। नेहा की होशियारी और शारीरिक फुर्ती ने अपना कमाल दिखाया। लड़के चारों खाने चित हो गए, लड़कियां खुशी के मारे उछल पड़ी। तभी संजय गुस्से से तंज कसता हुआ बोला, लड़कियां तो बेईमान होती हैं। बेईमान किसे बोला? नेहा गुस्से से आंखें दिखाई। तुझे और किसे? संजय ने नेहा को उकसाया। 2 दिनों से परेशान नेहा संजय की सुन और भी ज़्यादा परेशान हो अपना आपा खो बैठी और पास ही खड़े संजय पर झपटी। संजय ने स्वयं का बचाव करने के लिए कदम पीछे करना चाहा कि तभी उसके दोनों पैर आपस में उलझ गए और वह सिर के बल नीचे गिर पड़ा। मैदान में पड़े पत्थर से उसका सिर जा टकराया। 2 मिनट में संजय के सिर से खून की धारा बहने लगी। संजय के सिर से खून बहता देख दोस्तों ने उसे घेर लिया। स्कूल के शिक्षक सहित प्रधान अध्यापक भी आ गए। संजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 3 टाँके लगे। दूसरे दिन नेहा के पिता को स्कूल बुलाया गया। नेहा ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सभी यही बोलते रहे कि नेहा ने गुस्से में संजय का सिर फोड़ डाला। देखिए प्रकाश जी, लड़की जात है इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ, वरना यही हरकत किसी लड़के ने की होती तो उसकी खैर नहीं थी। मैं तो कहता हूँ लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है। फिर भी एक बार आप इसे समझा सकें तो समझा दीजिए, वरना फिर हमें दोष मत दीजिएगा। नेहा के पिता प्रकाश जी प्रधान अध्यापक के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहे, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस नेहा की ओर गुस्से से देखते रहे।
नेहा अपने पिता से और उनके क्रोध से बहुत डरती थी। उनके आगे नेहा की बोलती बंद हो जाती थी। नेहा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अपने पिता के गुस्से से भरी आंखें देख चुप रही। दरवाजे के ऊपर लड़की के खूबसूरत तख्ते पर बड़े बड़े अक्षरों में अंकित नेहा सिंह देखते ही बनता है। दरवाजे से अंदर जाने पर बड़े से कमरे में बड़े से टेबल जिस पर अनगिनत कागज पत्र रखे हुए हैं, जिन्हें गौर से चश्मे के अंदर से देखती हुई नेहा दिखाई देती है। कड़क गुलाबी सूती साड़ी में लिपटी हुई, देखने में किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसी दिखाई दे रही है। देखिए मिस्टर राजेश, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की लड़कियों को भी खेल कूद में रुचि बढ़े। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगले साल तक कबड्डी की एक ऐसी बेहतरीन टीम तैयार करनी होगी जो स्कूल से बाहर जाकर खेल सके। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी मैम, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि लड़कों की टीम के साथ साथ लड़कियों की टीम को भी तैयार करना है, पर इसमें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह यह है कि लड़कियों के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनकी बच्ची कबड्डी जैसा खेल खेले। मिस्टर राजेश, यही तो चैलेंज है आपको। माता पिता से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि खेल कूद जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है उतना एक लड़की के लिए भी। ठीक है मैम, मैं कोशिश करूँगा। इतना बोल मिस्टर राजेश कमरे से बाहर चले गए कि तभी नेहा का फ़ोन बज उठा। हेलो नेहा दीदी, बाबूजी को सिर से दौरा पड़ा है, वो मुझसे संभल नहीं रहे। ठीक है कमला, तुम उनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। नेहा फ़ोन रख तुरंत तेज कदमों से घर के लिए निकल पड़ी। कार चालक को तेजी से घर की ओर चलने को बोल नेहा पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। नेहा जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, वो आज एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी है। शहर में उसका नाम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में नेहा ने बहुत संघर्ष किया है। घर पहुँचकर नहीं रहना मुझे इस कैद खाने में, मुझे अपने घर जाना है। पर बाबूजी, यह घर आपका ही है। मेरा घर? जैसा कि मैं जानता ही नहीं कि यह तेरा घर है। प्रिंसिपल नेहा सिंह का, मेरा नहीं। बाबूजी, क्या बेटी का घर पिता का नहीं होता? नेहा आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं आज तक बेटी का घर किसी पिता का हुआ है जो आज होगा? मेरा घर तो मेरे माधव के पास है। मेरे बेटे ही पिता का अंतिम सहारा होते हैं, बेटियां थोड़ी। बोलते हुए बाबूजी बुझे हुए से कुर्सी पर बैठ गए। बाबूजी, आप परेशान ना हो, मैंने माधव भैया को फ़ोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो तुरंत आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। जमकर खाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ के मौसम में रह सकें। हाँ हाँ, तू सही कह रही है नेहा, वहाँ विदेश में बहुत ठंड रहती है। मुझे जमकर खाना पड़ेगा। कमला, जल्दी से मेरा खाना लगाओ। मुस्कुराते हुए नेहा के बाबूजी प्रकाश जी किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे थे। स्वभाव से कड़क पिता को इस परिस्थिति में देख नेहा की आंखें नम हो आई थीं। नेहा 2 साल से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनगिनत बार बाबूजी से झूठ बोल चुकी है कि माधव भैया उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने आने वाले हैं। आखिर नेहा करे भी तो क्या? बेटे की आस लगाए बाबूजी बेटी के घर रहना नहीं चाहते, और बेटा माधव ने पहले ही कह दिया है कि नेहा, बाबूजी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तब से ही नेहा अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभा भी रही है, पर बीच बीच में उसे भी लगता है कि जिस बाबूजी ने उन्हें इतना काबिल बनाया, उन्हीं बाबूजी से ऐसे कैसे माधव भैया मुँह फेर सकते हैं। बाबूजी की खुशी खुशी खाना खाने के बाद नेहा दुखी मन से हताश सी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। लेटे हुए वो दिन आंखों के सामने घूमने लगा जिस दिन माँ ने बाबूजी के दबाव में आकर नेहा को कसम दी थी कि वह कभी भी कबड्डी जैसा खेल नहीं खेलेगी। देख नेहा, तेरी हरकत से बाबूजी बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कि कहीं गुस्से में वो तेरा स्कूल न छुड़वा दें, इसलिए तू कसम खा कि आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही लड़कों से भिड़ेगी। माँ की सुन नेहा डबडबाई आंखों से माँ की ओर देखती है। जो गलती की ही नहीं थी उसकी सजा मिलना नेहा को अंदर तक तोड़ गया। नेहा माँ के सिर पर हाथ रख कसम खाती है कि वो कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही कभी भविष्य में लड़कों से उलझेगी। अब नेहा को स्कूल में पल भर भी मन नहीं लगता, क्योंकि एक तो वह अपना प्रिय खेल कबड्डी नहीं खेल सकती और दूसरे ओर संजय अब उसके सामने सीना तान कर चलता था, जिसे देख नेहा गुस्से से भर जाती, पर ना ही कुछ कह पाती और ना ही कुछ कर पाती। बस मन ही मन में कुढ़ती रहती,
दिन बीते, साल बीते और नेहा का स्कूल खत्म हुआ। माधव भैया का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी हो चुका था, जिसके लिए बाबूजी ने अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख छोड़ा था। किसी तरह जोड़ तोड़कर नेहा की बड़ी बहन आरती का ब्याह प्रकाश जी ने अपने गांव के करीबी दोस्त के बेटे से कर दी। उससे छोटी प्रिया, उसके ब्याह के लिए प्रकाश जी बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके नाक नक्श उतने आकर्षक नहीं थे, इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद ही नहीं कर रहा था। लेकिन इन सब बातों से परे नेहा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। नेहा जानती थी कि जब तक प्रिया दीदी की शादी नहीं हो जाती, उसके पास पढ़ने का समय है। अगर एक बार प्रिया दीदी की शादी हो गई, फिर बाबूजी मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। नेहा जोर शोर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। इसी बीच प्रिया दीदी की शादी तय हो गई। प्रिया का होने वाला पति राज एक नंबर का निकम्मा था। ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई अपना कारोबार। पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे, बस उसी पैसे पर अपना गुजारा चलाता। प्रिया को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद ना था, पर बाबूजी के आगे किसकी हिम्मत थी कि मुंह खोल सके। प्रिया भी कुछ न बोली, पर उसने अपने मन की करने की ठान ली। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सभी बाराती नाचने में मगन थे। घर के बड़े बुजुर्ग सभी बारात के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। छत पर से दुल्हन की सहेलियों समेत रिश्तेदार आदि दूल्हे की एक झलक देखने के लिए व्याकुल थे। कमरे में दुल्हन के जोड़े में अकेली बैठी प्रिया अचानक से उठ खड़ी हुई और फिर पलंग के नीचे एक बैग निकाला, जिसमें प्रिया के स्वयं के कपड़े थे। बैग हाथ में थाम प्रिया घर के पिछले दरवाजे से तेजी से सबकी नजरें बचाकर बाहर निकल आई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे मोटरसाइकिल पर एक लड़का दिखाई दिया, जिसे देख प्रिया मुस्कुरा उठी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली गई। जाते हुए प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में आतिशबाजी की रोशनी से आंखें चौंधी आ गईं और फिर उसने दोबारा घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। प्रिया जानती थी कि वो जो कर रही है बहुत गलत है, पर वह यह भी जानती थी कि जात पात पर विश्वास करने वाले बाबूजी उसके प्रेमी आकाश से ब्याह करवाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, और बाबूजी की मर्जी पर चलकर वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए आकाश, जो कि प्रिया को बेहद प्रेम करता था, उसके साथ भागने को तैयार हो गई। प्रिया को घर में ना पाकर पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा की माँ रो रो कर अधमरी सी बिस्तर पर बिखरे प्रिया के गहनों के साथ उसकी चिट्ठी देख अपने होश खो रही थीं। सबसे बड़ी बात थी कि प्रिया पिता के घर से एक दमड़ी भी नहीं ले गई थी। शादी के लिए बनवाए गए गहने भी उसने जस के तस वहीं बिस्तर पर रख दिए थे। वहीं दूसरी ओर प्रकाश अपने सिर पर हाथ रख हताश से बैठे थे। उनकी समझ ने जैसे उनकी मस्तिष्क का साथ ही छोड़ दिया था। दूल्हा बना राज मंडप में बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए 4 बार बुलावा भेज दिया था, पर कोई करे भी क्या जब दुल्हन ही नदारद हो। प्रकाश जी समझ गए कि आज उनकी बेटी ने उनकी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही सोच वह लड़के के पिता के चरणों में गिर पड़े। मुझे माफ़ कर दीजिए सतीश जी, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी घर से भाग गई है, अब यह शादी नहीं हो सकती। बोलते हुए प्रकाश जी लगभग फवक कर रो पड़े। बाबूजी को यूं रोते देख नेहा को प्रिया दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबूजी को रोते देख नेहा भी रो पड़ी। नेहा की सिसकियां सुन लड़के के पिता नेहा की ओर आशा भरी नजरों से देख बोले, प्रकाश बाबू, आप चाहें तो बारात बेरंग वापस नहीं लौटेगी। मेरे कहने का अभिप्राय है कि प्रिया की जगह अगर नेहा मेरे बेटे की दुल्हन बन जाए तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बच जाएगी। अगर आपको सही लगे तो। लड़के के पिता सतीश जी के मुख से इतना सुनते ही प्रकाश जी का चेहरा एकाएक चमक उठा, जैसे सतीश जी ने मुँह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। प्रकाश तो स्वयं चाहते थे कि प्रिया के ब्याह के बाद तुरंत नेहा का भी ब्याह कर दिया जाए। वह जल्द से जल्द बेटियों को ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए अपने आंसू पोंछ उन्होंने नेहा की ओर देखा और पत्नी की बोले, नेहा की माँ, बेटी को तैयार करो। आज एक बेटी ने इज्जत खराब की है तो क्या हुआ, दूसरी बेटी हमारी इज्जत बचाएगी। घर में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और नेहा से एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी गई, और नेहा भी यह सोचकर चुपचाप मंडप में बैठ गई कि वह आज अपने पिता की इज्जत बचाकर बहुत महान कार्य करने जा रही है। लेकिन उसे बहुत जल्दी ही समझ आने वाला था कि यह महानता उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। यह समझौता उसके सारे सपने तोड़कर रख देने वाला था।
उसके मन को कड़वाहट से भर देने वाला था। ब्याह के बाद नेहा ससुराल आ पहुंची। नेहा जैसी बहू पाकर सास ससुर और सबसे बढ़कर पति राज बहुत खुश थे, क्योंकि देखने में नेहा प्रिया दीदी से अच्छी थी। नेहा जिसने पिता की मर्जी के आगे अपने सपनों की आहुति दे दी, वह भी अब ससुराल वालों को अपना बनाने की जद्दोजहद में लग गई। शादी के बाद नेहा के सपने अब दम तोड़ चुके थे। पति राज को भी बस देह सुख से मतलब रहता था। उसे नेहा की रोजमर्रा की जरूरतों से भी कोई लेना देना नहीं था। छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी नेहा को सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता। 2 साल की शादी में नेहा बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। कहीं न कहीं सब उसे प्रिया दीदी का फैसला सही लगने लगा था। नेहा की गोद अभी तक सूनी थी, इसके लिए आए दिन सास और पति के ताने सुनने पड़ते थे। पर नेहा को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। ताने जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते तब कभी कभी चिढ़ में नेहा बोल देती कि भगवान ने सही किया है, जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी निसंतान ही रहे तो भला है। एक दोपहर नेहा सब्जी मंडी गई हुई थी। गर्मी काफ़ी थी। नेहा का गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी गर्मी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। सामने से आ रही एक कार ने जल्दी से ब्रेक लगाया, नहीं तो नेहा कार के नीचे आने ही वाली थी। कार में एक दंपति बैठे थे। वे फटाफट कार से नीचे उतरे और नेहा को सहारा देकर कार में बिठाया। तब तक नेहा होश में आ चुकी थी। कार में सवार दंपति कोई और नहीं बल्कि प्रिया और आकाश थे, जिन्हें राजी खुशी देख नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। नेहा, मुझे माफ़ कर दे। मेरे किए का भुगतान तुझे करना पड़ रहा है। मैं तेरी गुनहगार हूँ। प्रिया ने नम आंखों से बोलते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली। यह देख नेहा हल्के से दीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, दीदी तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। गलत फैसला तो बाबूजी ने किया था। पहले आपकी शादी उस राज से तय करके और बाद में मेरी शादी उससे करवा कर। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप और जीजू दोनों नौकरी कर रहे हैं और जीजू से आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही कह रही। मैं अपने जीवन और जीवन साथी से बहुत खुश हूँ। बस बाबूजी एक बार माफ़ कर देते और तेरे जीवन को एक सही दिशा मिल जाती तो जीवन में और कोई दुख नहीं रहता। दीदी, तुम बाबूजी की चिंता मत करो। बाबूजी की सोच तो कोई नहीं बदल सकता, इसलिए तुम इन सब बातों से अपना जी छोटा मत करो। और रही बात मेरी, तो मेरे भाग्य में जो लिखा था वही मिला है। नेहा, तू चाहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तेरे साथ देने को तैयार हूँ। बस एक बार तू हाँ कह दे, तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। दीदी, रहने दो। मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई को लेकर कभी हाँ नहीं कहेंगे। अब तो उसी दलदल में जीना है और उसी दलदल में मरना है। मायूसी भरे लहजे में बोलती हुई नेहा अपने घर की ओर चल पड़ी और इधर प्रिया दीदी आंखों में पानी लिए नेहा को ओझल होते तक देखती रही। नेहा शारीरिक रूप से कभी मां नहीं बन सकती थी। इस बात की पुष्टि डॉक्टर के करते ही राज के माता पिता बेटे की दूसरी शादी के लिए बेचैन होने लगे। और एक दिन वही हुआ जिसका नेहा को डर था। राज ने माता पिता की सहमति से दूसरी शादी कर ली। नेहा ने उस दिन बहुत बवाल मचाया, लेकिन जो हो चुका उसे वह बदल नहीं सकती थी। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ रहना है तो 2 वक्त की रोटी खाओ और शांति से रहो, वरना जहाँ चाहे चली जाओ। इतने समय से सब कुछ झेलने के बाद भी नेहा का ससुराल और पति के प्रति मोह भंग नहीं हुआ था, पर सौतन के आने के बाद उसे अपना जीवन निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। नेहा अब एक पल भी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह प्रिया दीदी की सहायता लेगी। नेहा बिना किसी से कुछ बोले एक दिन मायके चली आई। प्रकाश जी तो नेहा के ससुराल वालों पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन नेहा ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। उसे दोबारा से उस दलदल में जाने के नाम से ही दहशत सी होने लगती। नेहा ने ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुपचाप राज से तलाक लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान लगा दिया। नेहा की पढ़ाई का सारा खर्च प्रिया की दीदी और माधव भैया ने उठाया। माधव भैया की एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पर नौकरी लग गई थी। नेहा जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया और एक शिक्षिका बनने की राह पर चलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मिलने के बाद नेहा करीब 5 साल तक एक स्कूल में पढ़ाती रही और स्वयं आगे पढ़ती भी रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो अपना एक स्कूल खोलना चाहता था। शिक्षा को लेकर नेहा में उसने एक जुनून सा देखा, जिससे प्रभावित होकर
प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने का प्रस्ताव रखा। नेहा को एक राह मिल गई और आज 7 साल से नेहा प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है और भली भांति कार्य भी कर रही है। पिछली जिंदगी को भूलकर नेहा आज बहुत खुश है, क्योंकि उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। पर एक जगह जहां आकर वह आज भी लाचार सी हो जाती है, वह है नेहा के बाबूजी प्रकाश जी। प्रिया के घर से भागने के बाद माँ बीमार रहने लगी थीं और एक दिन स्वर्ग सिधार गईं। वहीं पत्नी के गुजरने के बाद भी प्रकाश जी ने प्रिया को उसके किए के लिए आज तक माफ़ी नहीं दी। बड़ी बेटी जिसे प्रकाश जी ने गांव में ब्याह दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल वालों ने बस उसकी मौत की खबर भेजी थी। यह भी पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत आखिर हुई तो कैसे, और ना ही प्रकाश जी ने जानने की कोशिश भी की। बेटा माधव अब विदेश में जा बसा है और बाबूजी को अपने साथ नहीं रखना चाहता। उसने नेहा के ऊपर बाबूजी की जिम्मेदारी सौंपी है, पर बाबूजी को बेटे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रकाश दिन रात बस एक ही रट लगाए रहता, उन्हें माधव के पास विदेश जाना है, और नेहा झूठ पर झूठ बोलती रहती। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, प्रकाश की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। कब गुस्सा हो जाएं और कब खुश, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जैसा कि प्रकाश बेटे के पास जाने के लिए मरे हुए थे, उन्होंने एक शाम चुपके से अपने किसी दोस्त से बोल मुंबई तक की फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली। उसके आगे जाने के लिए ना तो उनके पास वीज़ा था और ना ही टिकट। रात की फ़्लाइट थी। प्रकाश ने किसी को भी भनक तक लगने नहीं दी। नेहा भी स्कूल के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। मौका देख प्रकाश जी ने जल्दी से सामान से भरा एक बैग उठाया और फिर पहले माले की बालकनी से सटे एक खंभे से सहारे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर ताला लटक रहा था और वही पास में कमला सो रही थी। बेटे के पास जाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि प्रकाश जोखिम उठाने को तैयार थे। 2 घंटे बस का सफ़र करने के बाद प्रकाश जी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुंबई की उड़ान में अभी 4 घंटे का समय शेष था। प्रकाश जी बहुत खुश थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जोरों की भूख लगी है। बैग में 2 बिस्किट के पैकेट प्रकाश जी ने 2 दिन पहले ही रख दिए थे। लिहाजा प्रकाश बैग का चैन सरका, बैग में हाथ डाल बिस्किट का पैकेट खोजने लगे। पर ये क्या, बैग में ना तो बिस्किट के पैकेट थे और ना प्रकाश जी के कपड़े। उसके अंदर नेहा के एक आध पुराने कपड़े और उसकी 2-4 डायरी पड़ी थी। प्रकाश जी आनन फानन में अलमारी से कोई दूसरा बैग ही उठा लाए थे। बैग में भरे हुए सामान में उन्हें एक छोटी सी डायरी बड़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। उन्होंने डायरी बैग से बाहर निकालने के बाद डायरी को खोला। डायरी नेहा की थी। डायरी में लिखा एक एक अक्षर नेहा के अपने शब्द थे, जिसे पढ़ प्रकाश जी की आंखें नम हो आई थीं। डायरी के पहले पन्ने पर शीर्षक लिखा था, काश मैं बाबूजी का बेटा होती। 2 आंखें राह देख रही हैं, जिनका कैसे समझाऊं कि नहीं आएंगे वे और ना ही अपने साथ ले जाएंगे। कब तक झूठ बोलती रहूं? कभी कभी मन मेरा बहुत बेचैन हो उठता है। जब वो खाना नहीं खाते, बच्चे की तरह जिद कर बैठते हैं, तब दिल करता है कि सब कुछ बता दूं कि जिस बेटे को आप सहारा समझ रहे हैं, वो आपको बेसहारा छोड़ गया है। पर उम्मीद का दामन थामे बाबूजी की बेटे से जो आशाएं हैं, उसे तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाती। नहीं बोल पाती कि पराये देश ने भैया को पराया बना दिया है। भगवान, क्यों बनाया मुझको बेटी? काश मैं बाबूजी का बेटा होती। मेरी उपलब्धियां देख मुझे नाज है, पर कह वह भी इतराते और मैं फूली नहीं समाती। हाँ, काश मैं बाबूजी का बेटा होती। दूसरे पन्ने पर इस बात की तसल्ली है कि नहीं हूँ मैं बाबूजी का बेटा। जो मैं बेटा होती तो शायद मैं भी माधव भैया जैसी होती। छोड़ पिता को देश में परदेश जा बसती, भूल जाती पिता के त्याग और बलिदान को। मैं तो एक प्रिंसिपल, बाद में पहले बाबूजी की बेटी हूँ। वो बेटी जो बाबूजी के बुढ़ापे की लाठी है और हमेशा हमेशा रहेगी। इधर घर पर बाबूजी को ना पाकर कमला के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अनहोनी की सोच दिल जोरों से धड़क उठा। कमला ने नेहा को फ़ोन लगाया। बाबूजी घर में नहीं है, यह सुन नेहा के भी होश उड़ गए। कमला, तुम क्या कर रही थी? तुम्हारे होते हुए आखिर बाबूजी घर से बाहर निकले कैसे? दीदी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। दरवाजे पर ताला जड़ा था, फिर बाबूजी कैसे चले गए? कमला, एक बार और पूरे घर को अच्छी तरह खंगालो, शायद कहीं छत पर टहलने चले गए हों। क्या बोल रही हैं दीदी? बाबूजी तो कभी भी छत पर टहलने नहीं जाते। फिर भी आप कह रही हैं तो एक बार देख लेती हूँ।
कमला दौड़कर छत पर गई और वहां बालकनी से लटकी साड़ी जो खम्भे से बंधी थी देखकर समझ गई कि बाबूजी उसी रास्ते से होकर भागे हैं। सारी बातें सुनकर नेहा को समझ आ गया कि बाबूजी जरूर माधव भैया के पास जाने के लिए घर से भागे हैं। नेहा को घर पहुंचने में अभी समय था, फिर भी उसने फोन कर जान पहचान वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, पर किसी ने भी बाबूजी को घर से बाहर निकलते देखा ही नहीं था, लिहाजा कोई कुछ भी नहीं जानता था। किसी तरह शाम तक नेहा शहर पहुंची थी। घर जाने के बजाय स्थानीय थाने में पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। नम आंखें लिए नेहा घर पहुंची कि दरवाजे पर बाबूजी को देख चौंक गई। आ गई बेटा, जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे। प्रकाश जी नेहा के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंच चुके थे और बिल्कुल सहज भी लग रहे थे। फिर भी नेहा अपने आंसू बहने से रोकने का प्रयास करती हुई बोली, बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे आप? मालूम है मैं कितना परेशान थी, आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपको कुछ हो जाता तो? बोलते हुए नेहा फबक कर रो पड़ी। बेटी को यूं रोता देख प्रकाश जी भी रो पड़े और आगे बढ़कर नेहा को सीने से लगा चुप कराने की कोशिश करने लगे, पर जो कुछ भी उन्होंने किया वह सब मुंह से नहीं बता पाए। नेहा ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। 2 दिन बाद जब प्रकाश जी के घर से भाग जाने की खबर उस दोस्त तक पहुंची जिसने प्रकाश जी को टिकट बुक करा कर दी थी, तब उसने नेहा को सारी बात बता दी। तब नेहा को समझते देर न लगी कि बाबूजी माधव भैया के पास जाने के लिए घर से भागे थे, पर बाबूजी वापस क्यों लौट आए यह सब नेहा नहीं जानती थी। एयरपोर्ट पर जब प्रकाश जी ने नेहा की डायरी पढ़ी तब उन्हें अपने लाडले बेटे की सोच पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए किसी तरह उन्होंने अपनी पॉकेट डायरी में से बेटे का नंबर निकाला और एयरपोर्ट के अंदर से ही फ़ोन लगाया। करीब 10 मिनट तक रिंग होने के बाद माधव ने फ़ोन उठाया। हेलो माधव बेटा, कैसे हो? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मैं आज तुम्हारे पास रहने आ रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पिता के मुंह से इतना सुनते ही माधव का पारा चढ़ गया और लगभग चिल्लाते हुए बोल पड़ा, आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ आकर आप क्या करेंगे? ना तो यहाँ की भाषा समझ आएगी और ना ही मौसम रास आएगा। ऐसे में बीमार पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अब आप ही बताइए कि परदेश में मैं नौकरी छोड़कर आपकी देखभाल कैसे कर पाऊंगा? इसलिए जहाँ हैं वहीं शांति से रहें, इसी में सभी की भलाई है। बेटे की सुन इससे पहले कि प्रकाश जी कुछ बोलते माधव ने फ़ोन कट कर दिया। उस दिन के बाद से अब प्रकाश कभी भी बेटे के पास जाने की जिद नहीं करते। उनके स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव आया है। बेटे ने दिल तोड़ा जरूर है, लेकिन इस बात की तसल्ली प्रकाश को है कि नेहा ने इस बात का एहसास कभी नहीं कराया। आज रविवार है, नेहा सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलने को है, तभी प्रकाश नेहा को तैयार देख आश्चर्य से बोले, आज भी स्कूल जाना है? नहीं बाबूजी, वो हमारे स्कूल की लड़कियों का दूसरे स्कूल की लड़कियों के साथ आज कबड्डी का मैच है, बस उसी के लिए जा रही हूँ। वाह, कबड्डी का मैच, और वह भी लड़कियों का? सुनने में बहुत ही रोचक लगता है। तुम कहो तो मैं भी देखने चल सकता हूँ। प्रकाश जी ने इतना कहा था कि नेहा के चेहरे पर एकाएक आश्चर्य के भाव उभर आए, क्योंकि बाबूजी को बचपन से लड़कियों का खेलना कूदना पसंद नहीं था। हाँ हाँ बाबूजी, आप भी चल सकते हैं। नेहा का इतना कहना था कि प्रकाश जी मिनटों में तैयार होकर आ गए। गाड़ी में बैठ दोनों बाप बेटी घर से बाहर निकल आए। नेहा ने देखा बाबूजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। इस बदलाव को देख नेहा भी खुश नजर आ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।